फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इसमें हम अध्याय 7 को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। नए लोगों को मैं बता दूं, ये बुक जो है JCERT क्लास 7 का बुक है, जो झारखंड के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। SST का बुक है। SST का बुक मैं सभी को बता देता हूँ। मैं इस चैनल पे झारखंड के सभी बुक को लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको भी इस तरह से पढ़ाई करना है तो आप चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। क्या बोला क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभिक मानव जो है, कौन प्रारंभिक मानव? मतलब शुरुआत में जो मानव थे, ये जो ना तो ज्यादा कौशल में विकसित थे, ना ही तो उसके पास घर घर था, ना ही कपड़ा का उपलब्ध था, ना ही उसके पास आवास थे। आवास मतलब घर नहीं था। ना ही खाने को कुछ साधन थे, ना ही तो उसको खेती बाड़ी करना आता था। ये सभी जो प्रारंभिक मानव थे, वो किसके ऊपर निर्भर थे? पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्भर थे। पेड़ के नीचे अगर छाँव मिला वहीं पर सो गया, गुफा में सो गए, जहाँ जगह मिला वहीं पर सो गए। क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास भोजन का कुछ सुविधा था, न वस्त्र पहनने थे और न ही आवास उसके पास था। लेकिन समय के साथ-साथ मानव ने अपने कौशल विकसित करके घर बनाने, खाद्य पदार्थ का उत्पादन, संचार एवं परिवहन का विकास कर स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाया। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि लेकिन समय के साथ क्या हुआ? मानव का मस्तिष्क का विकास हुआ। उसने अपने कौशल का विकास किया, कुछ काम को करने का कौशल जो है विकास किया अपना। एक ही चीज को करके, अलग-अलग तरह से काम को करके उसने सीखा कि हम कैसे अपना घर बना सकते हैं, ठंड से कैसे बच सकते हैं, जंगली जानवरों से कैसे बच सकते हैं। अगर अपना एक आवास होगा तो इन सभी चीजों से हम बच सकते हैं। खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना शुरू किया। जहाँ पर पहले प्रारंभिक मानव आकेटक पर अपना जीवन यापन चला रहे थे, शिकार करके, कंदमूल खा करके। वहां पर उसने क्या किया? खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है सड़क का भी विकास हुआ। ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ? वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने का भी शुरुआत कर दिया। वातावरण बदल रहे हैं तो अपने आप को हम उसके अनुकूल क्या कर रहे हैं? मतलब परिवर्तित करते जा रहे हैं। ये सभी चीजों ने क्या किया? मानव ने सीख लिया। फिर है प्रारंभिक मानव जो है वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। किसमें निवास करते थे? वृक्ष के पास या फिर गुफाओं में निवास करते थे। ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय के ना तो हमारे पास टीवी वगैरह कुछ भी कैसेट वगैरह है, ना तो उस समय के कोई मानव हमारे पास उपलब्ध है। तो फिर हम ये जाने कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि गुफाएं जो अभी भी है, वहां पर कुछ ऐसे चित्र मिल रहे हैं बहुत पुराने, जिसको देख करके हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि पहले यहाँ पर लोग रहते होंगे, आदि मानव लोग, प्रारंभिक मानव के लोग, तभी तो ये सब चित्र बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो है तरीका है, या फिर कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ये पता लगाते हैं कि ये कितना पुराना है। उतना पुराना कौन होगा? तो मानव ही ऐसे चित्र बना सकते हैं। अगर आग जलने का, कहीं चूल्हा बनाने का अगर मिल रहा है सबूत, तो कौन बनाए होंगे? तो प्रारंभिक मानव। इसके अलावा जब उन्होंने फसल उगाना प्रारंभ किया तो उसके लिए स्थायी घर आवश्यक हो गए। अब मैंने 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, कब, कहाँ और कैसे, उसमें मैंने बताया था लोग बसने का शुरुआत कैसे की। लोग बसने का शुरुआत इस तरह से किया होगा, सबूत नहीं है, इसलिए हम अंदाजा पर चलेंगे इसको। कैसे शुरुआत हुआ होगा? पहले सबसे पहले लोगों ने शिकार करना शुरू किया। शिकार करने के बाद कहीं उसको कुछ दाने मिले होंगे फसल के। महिलाएं, बच्चों ने देखा कि उस दाने को जहां पर हम छींट देते हैं, फेंक देते हैं, वहां पे फिर उसके नए पौधे आ जाते हैं। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ? खेती करने का विकास हुआ। अब खेती जब करने का विकास हुआ, यानी फसल उगाने का, तो फसल उगने की प्रक्रिया जो होती है करीब कम से कम 2 मंथ का होता है। अब 2 मंथ तक आपको एक जगह पे रुकना होगा। तो रुकने के लिए क्या करना होगा?
आपको धीरे-धीरे जहाँ पे आप रुक रहे हैं, वहाँ पर धीरे-धीरे अपने अनुकूल आप वातावरण वहाँ का बनाने का प्रयास करेंगे अपना। घर बनाने का प्रयास करेंगे, चाहे जैसा भी हो। और इसी तरह से जो है क्या हुआ, अस्थाई घर जो है बनना प्रारंभ हो गया, यानी लोग एक जगह बसने शुरू कर गए। मतलब सिंपल है, लोगों ने पहले फसल उगाना सीखा, अब फसल की रखवाली करने के लिए जो है एक जगह पे बसना सीखा। चूंकि कृषि का विकास नदी घाटियों में हुआ, यही कारण है कि मानवीय सभ्यता का विकास भी नदी घाटियों से ही हुआ। कृषि का विकास कहाँ हो सकता है, जहाँ पे पानी की अधिकता हो। कहाँ पे पानी होगा, तो नदी घाटी क्षेत्रों में, जहाँ नदी है उसके अगल बगलों में, तो वहीं ना मानव बसेंगे, क्योंकि पानी मानव को चाहिए, तो पानी नदी से मिल रहा है, खेती के लिए पानी मिल रहा है। वही नदी में मानव जाकर के मछली मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर अगर वहां पानी पीने आ रहे हैं तो उसका भी शिकार हो रहा है। तो नदी घाटी में उसने बसना शुरू किया। और ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि भारत में इसके सबूत मिले हैं कहाँ पर, सिंधु नदी के किनारे, मिस्र में नील नदी के किनारे, इराक में टिग्रिस एवं चीन में हवांग नदी की घाटियों में जो है प्रारंभिक मानवीय सभ्यता के सबूत हमको मिलते हैं। तो इन्हीं सबूत के आधार पर हम जो है लोग मान लेते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है कि नदी घाटियों में मानवीय बसाव के अनुकूल भौगोलिक दशाएं भी उपलब्ध थी। ये सभी जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, सिंधु नदी घाटी वगैरह, यहाँ पर जो है जो भौगोलिक दशाएं थी, भौगोलिक दशाएं जो थी वह मानव के बसने लायक थी। जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो, ढलान का क्षेत्र हो, वहां पे आदमी कैसे बस सकता है, क्या नहीं बस सकता है। तो यहाँ बसने के लिए से, क्योंकि यहाँ ये सभी जगह पर मैदानी भाग है, नदी भी बह रहा है, यहाँ लोग खेती कर सकते थे। तो यहाँ का जो भौगोलिक, इसके अलावा यहाँ का मौसम भी खेती के ही अनुकूल था। अभी ऐसा जगह चले जाएंगे जहाँ साल भर गर्मी पड़ रहा हो या फिर साल भर ठंडा पड़ रहा हो, तो वहां पर ना तुम खेती कर पाएंगे, ना तो अपने आप वहां पे रुक पाएंगे। तो यही बात है कि यहाँ की भौगोलिक दशाएं अनुकूल थी। यहाँ देखिए कृषि योग्य भूमि थी, पेयजल पीने का जल था। इसके अलावा परिवहन, परिवहन कैसे, नदी में जो है परिवहन करना ज्यादा आसान था, नाव के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। इसके अलावा शिकार की सुविधा की उपलब्धता ने नदी घाटियों में बस्ती को जन्म दिया। इन सभी कारण थे जिसके कारण जो है नदी घाटी में जो है लोगों ने बसना प्रारंभ किया। लेकिन झारखंड का एक जो है हजारीबाग से 28 किलोमीटर दूर बड़का गांव के इसको ग्राम गांव में प्रारंभिक मानवीय सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं। कहाँ पर, हजारीबाग के 28 किलोमीटर दूर में बड़का गांव में। अब देखिए मानवीय बस्ती का विकास आदर्श बसाव स्थान पे होता है। आदर्श बसाव स्थान के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। बोल रहे हैं कि मानव बस्ती का विकास कहाँ पे होगा, जहां मानव के लिए आदर्श बसाव का क्षेत्र मिले हमको। जैसे क्या क्या, अनुकूल जलवायु मिले, मौसम जो है मानव के रहने लायक हो, जल की संपूर्ण उपलब्धता मिले, और इसके अलावा जो है खेती लायक भूमि मिले, उपयुक्त भूमि मिले, और उपजाऊ भी मिट्टी मिले, वही ना मानव बसेंगे। तो ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलते हैं, नदी घाटी क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ पर है, बस्ती वे स्थान होते हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उसे हम अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियां में रहते हैं। बस्ती हम किसको कहेंगे, तो बस्ती हम उस स्थान को कहेंगे जहां पर हम अपना घर बना के रहते हैं। आप अकेला एक घर बना के रह रहे हैं तो उसको हम बस्ती नहीं बोलेंगे। जहां पर आप एक समूह में घर बना के रहना प्रारंभ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बस्तियां बोलेंगे, यानी बस्ती बोलेंगे। बस्ती के भी प्रकार हैं। तो एक बस्ती है जहां पर जैसे नदी घाटी सभ्यता के अगल बगल में, वहां पे लोगों ने अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर दिया, वहीं पे बसने लगे, वहीं पे उसके पूर्वज बसने लगे। एक होता है अस्थायी बस्ती। अस्थायी बस्तियां मतलब अस्थायी, मतलब ये अस्थायी नहीं है। जैसे घने जंगलों में, घने जंगलों में अस्थायी घर बनते हैं। गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान में, जब गर्मी के दिन आएंगे गर्म के रेगिस्तान में, तो वहां से क्या करेंगे, हम वहां से दूर रहने लगेंगे गर्मी से, क्योंकि गर्मी में कैसे पानी वगैरह मिलेगा। ठंड वाला क्षेत्र जो है रेगिस्तान, लद्दाख तरफ, तो जहाँ पे ठंड है वहां से ठंड के समय हम लोग दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पर अस्थायी बस्ती बसते हैं। इसके अलावा पर्वतों के निवासी क्या करते हैं,
पर्वतों के निवासी ठंडे दिनों में जो है नदी घाटी तलहटी में आ जाते हैं, और गर्मी के दिनों में क्या बोले, और फिर गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इसका कारण आगे आपको समझ आएगा ऐसा क्यों करते हैं। तो ये अस्थायी बस्ती बनाते हैं, और इसके अलावा भी आखेटक, संग्राहक, स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। कौन? अस्थायी बस्तियों वाले। आखेटक मतलब हो गया जानवरों को शिकार करके, मतलब शिकारी। एक हो गया संग्राहक मतलब हो गया कंदमूल का संग्रह करके रखना। स्थानांतरित कृषि का मतलब हो गया एक जगह जंगल है, जंगल का भूमि हम काट दिए, यहाँ पर जो है खेती हम कर दिए। ठीक है, खेती करने के बाद अब क्या करते हैं, इस जगह को हम छोड़ देते हैं 2-3 साल के लिए, नए जगह पर एक नया खेती करने का जगह बनाते हैं, वहां पर खेती करते हैं। स्थानांतरित कृषि यानी एक स्थान से दूसरी जगह हम जो है बदलते रहेंगे कृषि करते टाइम। ये हो गया मेरा क्या, स्थानांतरित कृषि कहेंगे उसको। और ऋतु प्रवास यानी ऋतु बदलने के साथ हम क्या करेंगे, अपना जगह भी परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ऋतु प्रवास यही होता है। ठंडा दिनों में हम क्या करेंगे, गर्म क्षेत्रों की तरफ जाना प्रारंभ करेंगे, और गर्मी दिनों में हम ठंडे तरफ जाना प्रारंभ करेंगे। इससे क्या होता है, आपको जानवरों के लिए जो है जो घास की भी उपलब्धता मिल जाती है। इसके अलावा अधिकांश बस्तियों में आज अस्थायी है। इन बस्तियों में लोगों ने रहने के लिए घर बनाए हैं। बस्तियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण बस्ती और एक नगरीय बस्ती। अब जानने योग्य बातें ऋतु प्रवास के बारे में है। लोगों के मौसमी प्रवास ऋतु प्रवास कहलाते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाह की खोज में निकल जाते हैं। क्या, जो पशु पालते हैं, अब गर्मी दिनों में गर्मी वाले क्षेत्र में रहेंगे तो वहां पे घास नहीं मिलेगा, तो क्या करते हैं हम लोग, ठंडा वाले क्षेत्र में जाते हैं जहां पर घास की उपलब्धता होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऋतु प्रवास। इसके अलावा बोल रहा है कि बस्तियों को भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक ग्रामीण बस्ती, एक नगरीय बस्ती। जहां पर ग्रामीण बस्ती हम किसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे गांव ग्रामीण बस्तियां बस्ती होती है। गांव क्या होती है, ग्रामीण बस्ती होती है, और शहर हो गया नगरीय बस्ती। तो गांव में क्या होते हैं, जहां लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन, मछली का पालन करते हैं, वानिकी पशुपालन, इसके बाद दस्तकारी संबंधी कार्य करते हैं। और ग्रामीण बस्तियां सघन या बिखरी हो सकती है। ग्रामीण बस्ती क्या होता है, यहाँ पे कोई घर होंगे, दूसरा घर होंगे, तीसरा घर, इस तरह से बिखरा हुआ घर रहेंगे। इसके अलावा सघन भी होते हैं ग्रामीण बस्तियां। ऐसा बोला क्या है, सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्तियों में घर दूर दूर फैले होते हैं। बस्तियां जो है, सघन बस्ती में घर क्या होंगे, नजदीक नजदीक होंगे, अपने गांव में देखिए। और प्रकीर्ण या फिर बिखरी हुई बस्तियों में घर दूर दूर होते हैं, जंगल वाले क्षेत्रों में दूर दूर घर बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियां मुख्यतः पर्वतीय, पहाड़ी, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है तो लोग दूर दूर घर बनाते हैं। अब है मानवीय आवास का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल किया जाता है। मानवीय निवास, मानव बसना शुरू करते हैं कैसे, पर्यावरणीय अनुकूल। पर्यावरण सही रहेंगे तो उसके अनुकूल ही रहेंगे, हम बसना प्रारंभ करेंगे। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाई जाती है। जहाँ ज्यादा वर्षा होती है वहां क्या करते हैं हम लोग, घर इस तरह से ढाल वाला बनाते हैं ताकि पानी ठहरे नहीं, गिर जाए। जिन क्षेत्रों में वर्षा के समय जल जमाव होता है वहां उच्च चबूतरे तथा शिल्टर पर मकान बनाए जाते हैं। इसके अलावा जिस क्षेत्रों में पानी, मतलब बारिश हुआ, पानी दबने लगा, वहां पर क्या करेंगे हम लोग, अगर जमीन पे ही घर बना देते हैं तो अगल बगल में जो है हमारे घर में भी पानी घुसने का खतरा होता है, तो क्या करते हैं, शिल्टर पर घर। देखिए सबसे पहले ये लकड़ी वाला जो है इस तरह से बनाते हैं, मजबूती से बांध करके, और उसके ऊपर हम घर बना दिए। ये हो गया शिल्टर पर मकान बनाना। उच्च पर्वतों में एवं ठंडे प्रदेश में घरों का निर्माण लकड़ियों से होता है। उच्च पर्वतों एवं ठंडे प्रदेशों में क्या करते हैं, घर का निर्माण लकड़ी से होता है। क्यों, इसलिए करते हैं लकड़ी से, ताकि लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, ठंडा ज्यादा अंदर नहीं जा पाए। यह भी कारण है, और भी कारण होते हैं। जिन प्रदेशों में गर्म जलवायु पाई जाती है वहां मिट्टी की मोटी दीवारों वाले घर बनाए जाते हैं। इनकी छतें फूस की बनी होती है। ग्रामीण बस्तियों में घर बनाने के लिए स्थानीय सामग्री जो पत्थर, चिकनी मिट्टी, लकड़ी आदि के रूप में होते हैं प्रयोग में लाए जाते हैं। गर्मी वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, मिट्टी के दीवार बनाए जाते हैं, मोटी दीवार बनाए जाते हैं ताकि हीट ज्यादा अंदर ना जा पाए। ठीक है, पतला रहेगा, दीवार गर्म होगा, दीवार के साथ लगने वाले अंदर के जो भी हवा है वो भी गर्म होंगे, और फिर घर गर्म होगा।
तीन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ये हो गया नगरीय बस्ती और ये गांव। देखिए बिखरी हुई बस्ती, कितने दूर दूर में घर आपको दिख रहे हैं। गांव में देखिए, यहाँ शहर में नगरीय बस्ती हर जगह सटा हुआ आपको दिखेंगे। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी बड़ी होती है। शहर बड़ी होती है, नगर छोटी होती है ना। देखिए नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। नगरीय क्षेत्र में क्या होता है, आप देखते हैं अपने जिले में हर जगह ऑफिस है, दुकान है, चारों तरफ हर कोई जो है अपने कार्य में बिजी होते हैं। नगर विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो है प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक है। प्रमुख कारक प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक है। प्राकृतिक कारक में जो है धरातलीय संरचना, उच्चावच, नगर की स्थिति, जल आदि प्रमुख है। नगर विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, प्राकृतिक, प्राकृतिक सही है। इसके बाद सांस्कृतिक, आर्थिक जो है वो भी सही होना चाहिए। प्राकृतिक कारक में क्या होंगे, धरातल की संरचना। अगर आप चाहते हैं पहाड़ी पर हम नगर बसाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको समतल भूमि चाहिए। उच्चावच वही हो गया। और नगर की स्थिति, इसके अलावा जो है नगर अगर बस रहे हैं तो वहां जल की उपलब्धता है या नहीं। नदी के किनारे ज्यादा बसने पर ध्यान दिया जाता है। नदी के किनारे ज्यादा बसने पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, रीति रिवाज, सांस्कृतिक मान्यता नगर के आंतरिक विकास को प्रभावित करती है। आर्थिक कारक में खनन, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जैसे कारक हैं जिसके कारण नगरीय बस्तियां विकसित होती है। ये सब चीजें जो है नगरीय बस्तियां विकसित करने के लिए हैं। इसके अलावा सही तरह से समाज बसे उसके लिए सांस्कृतिक कारक जो है, रीति रिवाज और सामाजिक मान्यताएं जो है वो क्या हो, सही हो, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। भारत में वाराणसी, अमृतसर, तिरुपति जैसे नगरों का विकास सांस्कृतिक कारकों से हुआ है, कारणों से हुआ है। वाराणसी, यहाँ पे भोलेनाथ बाबा का है जो बहुत बड़ा हब है। अमृतसर जो है सिखों के लिए है। तिरुपति जो है बालाजी के लिए है। तो यहाँ पे जो मंदिर है उसको देखने के लिए यहाँ पे नगर का विकास हुआ, लोग जाने लगे, उसकी सुविधाओं के लिए वहां पर क्या हुआ, बस्ती बसना शुरू हुआ और फिर वह बस्ती बन करके बड़ा होकर के नगर बन गया। तो यह है सांस्कृतिक कारणों से हुआ है। उसी तरह अगर बात करें झारखंड में जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जैसे बड़े नगरों का विकास खनन एवं उद्योग की स्थापना के कारण हुआ है। झारखंड का जो है बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद, यहाँ से अगर उद्योग ही हटा दें तो वहां कौन रहेगा, कोई नहीं। जमशेदपुर में जो है स्टील का है, बोकारो में भी स्टील का है फैक्ट्री, धनबाद में कोयला का है। तो ये सब खनन और उद्योग के लिए लोग वहां बसने शुरू किए। अब बसने के बाद उसकी सुविधाओं के लिए वहां दुकान खुली, परिवहन का शुरुआत हुआ, लोग नए नए घर बनाने लगे। घर बनाने के लिए दुकानें जो है सो हार्डवेयर वगैरह का वहां बसना शुरू हुआ और फिर वही बड़ा होकर नगर बन गया। तो वही है, जमशेदपुर एवं बोकारो में बड़े इस्पात कारखाने स्थापित हैं, जबकि धनबाद में कोयला खनन के कारण रोजगार, व्यापार, वाणिज्य का विकास हुआ है। इन कारणों से इस क्षेत्र का तेज गति से नगरीकरण हुआ है। ठीक है, अब आता है परिवहन। परिवहन को क्या बोलेंगे आप, देखिए परिवहन आता है। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। परिवहन हम किसको बोलेंगे, तो परिवहन लोगों के सामान के आवागमन के साधन होते हैं। ठीक है, लोगों एवं सामान का, अगर कहीं आप हैं और आप अपने साथ जो सामान ले जा रहे हैं उसके आवागमन, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो साधन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे। पुराने समय में लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहले परिवहन के ज्यादा साधन नहीं थे, ना तो बस था ना तो गाड़ी थी, तो क्या करते थे लोग, पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। उस समय अधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक समय लगता था, और उसमें क्या था, अधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक समय लगता था, महीनों महीनों लग जाते थे। फिर पहिए की खोज ने परिवहन को आसान बना दिया। यह परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। पहले पहिए की खोज हुई, पहिए के बाद जो है क्या हुआ, गाड़ी वाहन का खोज हुआ और फिर यह विकास होकर के क्या हुआ, आज देखते हैं हम लोग पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आज भी कई स्थानों पर लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आज भी ऐसा जगह है जहां पशुओं का उपयोग करते हैं। कहां पर ऐसा होता होगा, जहां पर सड़क सुविधा नहीं है, जंगली क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, इन जगह पे जो है रेगिस्तानों में इन पशुओं का भी उपयोग करते हैं। हमारे देश में बैल, गधा, खच्चर, ऊंट एवं घोड़े का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है।
दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत के क्षेत्रों में लांबा तिब्बत में आग का प्रयोग होता है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैलगाड़ी का प्रयोग होता रहा है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी बैलगाड़ी का अभी भी आप देखेंगे धान वगैरह का जो है धान वगैरह का जब क्या होता है हम लोग लाते हैं ढोने के लिए तो बैलगाड़ी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो वही है। आगे देखिए यहाँ पे मानव के अनुसार महत्व के अनुसार सड़कों को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिलों की सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती सड़कें। महत्व के अनुसार की बातें हो रही है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सड़कों को बांट सकते हैं। पुराने समय में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से भारत आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को तीव्र बना दिया है। आज भारत में यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं, जहां लोग पहले समुद्री मार्ग से आने में महीनों महीनों लग जाते थे भारत आने के लिए। वहीं अब देखिए वही यात्रा यूरोप के लिए 6 से 8 घंटे में समय लगता है। तो समय की बचत हो रही है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की भी बचत करती है। परिवहन के 4 मुख्य साधन है। कौन है? सड़क हो गया, सड़क मार्ग से जा रहे हैं, रेल मार्ग से, जल मार्ग से और वायु मार्ग से। ये 4 साधन है जाने का। अगर सड़क मार्ग की हम चर्चा करें तो वर्तमान समय में यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। हर जगह आपको सड़क दिखेंगे तो सबसे ज्यादा सड़क है। सड़क की पहुंच छोटे छोटे गांवों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क जहां देखेंगे आपको हर कोई सड़क में दिखा होगा। सड़कें पक्की एवं कच्ची दोनों होती है। मरुस्थल, वन एवं उच्च पर्वतों में पर भी सड़कें बनाई हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग जो है, हिमालय पर्वत पर कौन सा? मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ठीक है, याद रखेंगे। झारखंड का अधिकांश भाग उबड़ खाबड़ एवं पठारी है, अतः रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का विकास अधिक हुआ है। सड़क परिवहन को बनाने में बहुत कम समय लगता है। गए जेसीबी लेकर के तुरंत जो है सो हम समतल कर दिए, सड़क बन गया, लोग आना जाना शुरू कर दिए। लेकिन रेल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा मेहनत लगता है रेल के लिए, पटरी बिछाने के लिए। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर व्यस्तम सड़कों के ऊपर बनाई जाती है। फ्लाईओवर कहाँ बनते हैं? जहाँ देखिए इस तरह से सड़क जो है जा रहा है, ज्वाइंट है यहाँ पे। अब क्या होगा, इधर से आने वाली गाड़ियों को आते समय सबसे पहले इधर से आने वाले गाड़ी को रोकना होगा। तो क्या होता था, इस तरह से दोनों साइड जाम लग, इधर भी जाम लग रहा है, इधर भी जाम लग रहा है, इधर भी जाम लग रहा है, इधर भी जाम लग रहा है। तो वहां क्या करते हैं हम लोग? फ्लाईओवर बना देते हैं। यानी इस सड़क को ऊपर से रोड बना दिए और इस सड़क से इधर बना दिए, फ्लाईओवर बना दिया जाता है। सड़कों को बनाना एवं तथा उसका रख रखाव मैदान नो एवं कम ऊंचाई वाले जगहों पर कम खर्चों में किया जा सकता है। सड़क का रख रखाव कम समय में हो जाता है, जबकि हिमालय में सड़कों का बनाना एवं उसका रख रखाव खर्चीला होता है। हिमालय क्षेत्रों में क्यों? क्योंकि हिमालय में जो है भूस्खलन होते रहता है। ऊपर से जो है पेड़ पौधे गिर गए आंधी तूफान से, सड़क पर बड़े बड़े पहाड़ गिर गए, बर्फ चट्टान गिर गए, फिर से सड़क बनाना पड़ता है। इसीलिए अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे पहले NH7 था, अब 44 हो गया है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसी तरह झारखंड से गुजरने वाली सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। यह राज्य के हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद जिले से गुजरती है। झारखंड का अगर बात करें तो झारखंड से गुजरने वाली सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। यह राज्य के हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद से गुजरती है। गलत है, यहाँ पर आप 2 नहीं, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 कर देंगे। ठीक है, यह चेंज होकर के क्या हो गया है? 19 हो गया है। ये कहाँ से गुजरती है? बरही, हजारीबाग का बरही से, गिरिडीह का डुमरी से और बगोदर से और धनबाद होते हुए आगे जाती है। अब आगे हम बात करें सेकंड नंबर का, तो रेल मार्ग है। भारत में रेल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन है। ये भारत के कुल सामान एवं यातायात का लगभग 70% भाग का परिवहन करती है। रेल मार्ग जो है भारत का सबसे प्रमुख परिवहन संघ है। 70% सामान और यात्री का परिवहन कौन कर रहा है? रेल मार्ग कर रहा है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है
करीब 67,368 किलोमीटर है। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई तथा ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चली थी। वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। ठीक है, बोल रहा है कि सबसे प्रमुख जो है रेल मार्ग है, जहाँ पे करीब कितनी लंबाई 67,368 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी जो है कब चली थी, तो ये चली थी 1853 में मुंबई तथा ठाणे के बीच। मुंबई शहर और थाना एक जिला है, उसके बीच में 34 किलोमीटर तक चली थी। कब? 1853 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर है, भारत में रेल की 3 गेज है। पहली यानी बड़ी लाइन तथा चौड़ी गेज को कितनी है इसकी लंबाई मतलब चौड़ाई, तो 1.67 मीटर चौड़ी है। और ये जो है आपका सहायक आचार्य में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। दूसरा है मध्य लाइन तथा मीटर गेज जो है 1 मीटर चौड़ा होता है। छोटी लाइन अथवा सक्रिय गेज जो होता है वो 0.61 मीटर चौड़ी होती है। रेल मार्ग ने कम खर्च में भारी सामान और मानव को तेज आवागमन का साधन प्रदान किया है। रेल मार्ग क्या करता है, एक ही गाड़ी चल रहा है, एक ही इंजन खर्च हो रहा है और उसमें पीछे जो है करीब 20-30 इंजन जुड़ा मतलब बोगी जुड़ा हुआ है जिसमें लोग जा रहे हैं, तो क्या है भारी सामान का जो है परिवहन हो जा रहा है, मानव और तेजी से हो रहा है, कोई जाम का इसका झंझट नहीं। डीजल एवं विद्युत इंजन ने वाष्प इंजन का स्थान ले लिया है। पहले जहाँ भाप का इंजन था, कोयला जला करके रेलगाड़ी चलाए जाते थे, वहाँ डीजल और विद्युत इंजन से चलना लगा है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। जहाँ पहले बहुत धीरे चलते थे रेल, वहाँ पर अब तेज चलना चालू कर दिया है। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। मैदानी भाग में जो है रेल मार्ग का जो है जाल व्यापक रूप से फैला है। क्यों? क्योंकि मैदानी भाग में पटरी बिछाना बहुत आसान होता है। पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जंगली क्षेत्र हो गया, वहां पर क्या होगा, पटरी बिछाना बहुत प्रॉब्लम होगा, पहाड़ को पहले काटना पड़ेगा, जंगल में भी इसी तरह समस्याएं उत्पन्न होगी। तो वही है यहाँ पे, उन्नत प्रौद्योगिकी से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया। अब बनाना संभव है। भारतीय रेल मार्ग विकसित अवस्था में है। यह एशिया में चीन के बाद दूसरा बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल मार्ग है भारत का। एशिया में चीन के बाद और विश्व का चौथा। इसके बाद आता है जलमार्ग पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से ही जलमार्ग परिवहन का प्रमुख साधन रहा है। भारी एवं बड़े आकार के सामानों को अधिक दूरी तक ढोने के लिए रेल जलमार्ग का सबसे सस्ता साधन होता है। जलमार्ग क्या है, मतलब अधिक दूरी तक के लिए ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन मेरा क्या हो गया, जलमार्ग हो गया। दो जल मुख्यतः होते हैं जलमार्ग के प्रकार, एक होता है अंतर्देशीय जलमार्ग, एक समुद्री जलमार्ग। अंतर्देशीय मतलब एक ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, किसके, नदी के माध्यम से, जल के माध्यम से, उसको अंतर्देशीय जलमार्ग बोलते हैं। और समुद्री जलमार्ग में समुद्र से एक देश से दूसरी जगह नौ परिवहन योग्य नदियां एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। देखिए, नदियों एवं झीलों का उपयोग कहाँ होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में महान झील, अफ्रीका में नील नदी महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है। तो हम लोग भारत का याद रखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र जलमार्ग जो है ये प्रमुख जलमार्ग है, अंतर्देशीय जलमार्ग है। समुद्री एवं महासागरीय मार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए होता है। अब समुद्री जलमार्ग का क्या करते हैं हम लोग, सामान को बहुत कम खर्चे में एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए उपयोग करते हैं। क्योंकि उसमें जो है सो लोग नहीं जाते हैं, ज्यादा लोग जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगता है ना इधर एक जगह से दूसरे जगह जाने में, इससे अच्छा हवाई जहाज से चले जाते हैं। समुद्री मार्ग बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। भारत में मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। अब एक जगह से अगर यहाँ से चल रहा है पानी का जहाज तो दूसरे देश में कहाँ रुकेंगे, तो ये समुद्र के किनारे ही बंदरगाह बने होते हैं, बंदरगाह वहां पर रुकते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग वन गंगा नदी पर स्थित है।
यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। हमारा राज्य झारखंड समुद्र से सटा नहीं है, अतः झारखंड में कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है। लेकिन साहिबगंज में जो है गंगा नदी के तट पर एक बंदरगाह का विकास हुआ है। अंतर्देशीय बंदरगाह उसको बोल सकते हैं हम लोग। अब आगे का है वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुए परिवहन का सबसे तीव्र साधन है वायु मार्ग। यानी इसमें एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से जा सकते हैं। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। यह यातायात का अकेला साधन है जो अत्यंत दुर्गम स्थान पर भी पहुंच सकता है। यह अकेला साधन है वायु मार्ग। ये आसमान से ही होते हुए हम लोग दुर्गम स्थान तक पहुंच जा सकते हैं आसानी से। जब लेकिन महंगा है क्योंकि इसमें ईंधन की खपत ज्यादा होती है। लेकिन यह खराब मौसम, कोहरे, तूफान आदि से प्रभावित होते हैं। ये सब चीजों में नहीं चल सकता है जल ये सब। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटग्रस्त कालीन स्थिति में लोगों को बचाने, भोजन, वस्त्र, जल एवं दवाइयाँ पहुंचाने में महत्वपूर्ण उपयोगी है। हेलीकॉप्टर क्योंकि एक ही जगह पे उतरते हैं और एक ही जगह से ऊपर उड़ करके जा सकता है, इसलिए ज्यादा उपयोगी है। महत्वपूर्ण हवाई पत्तनों में मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, काहिरा इत्यादि है। ये मतलब हवाई जहाज का जो है एयरपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब जगह है। झारखंड में भी है एयरपोर्ट, तो उसमें बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित है। झारखंड में देवघर में एक नया हवाई अड्डा स्थापित किया गया है, बाबा बैद्यनाथ हवाई अड्डा। तो ये जो है साधन है। इसके बाद आता है संचार का। इस पे बात करेंगे। जिस प्रकार परिवहन द्वारा यात्रियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उसी प्रकार संचार द्वारा संदेश तथा विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। हम परिवहन के माध्यम से क्या करते थे, यात्री और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। लेकिन अगर हमको कोई अपना सूचना संदेश किसी को भेजना है, तो उसके लिए जहाँ पहले लोगों को जाना पड़ता था, तो चिट्ठी लेके जाना पड़ता था, बहुत समय लगता था। वहाँ पर अब क्या हो गया, अब हम लोगों ने संचार के माध्यम से, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इनके माध्यम से तुरंत आसानी से कुछ ही समय में एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचा सकते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक संदेश पहुंचाने के लिए मनुष्य एवं पशुओं का प्रयोग किया जाता था। लेकिन तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र के विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। संचार का जितना ज्यादा विकास हुआ है, तो देश में क्या आया है, सूचना की क्रांति आ गई है। सूचना प्रदान करना, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग होता है। इसीलिए इसका जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट ने संपूर्ण विश्व को समीप में ला दिया है। ये सभी चीज जो है, रेडियो देखिए तुरंत खबर दे सकते हैं, टेलीविजन पर तुरंत फिगर देख सकते हैं, मोबाइल फोन अथवा इंटरनेट से हम लोग तुरंत जानकारी एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही समय में साझा कर सकते हैं। तो यही तो सूचना का क्रांति है। आपसी संपर्क संभव होने के कारण ही हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जब ये आपसी संपर्क बढ़ रहा है लोगों का मोबाइल, टीवी वगैरह के माध्यम से, तो जहाँ पर हम लोग पहले गांव-गांव में बटे हुए थे, जहाँ देश-देश में बटे हुए थे, वहाँ पे क्या हो रहा है, बृहद विश्व समाज के रूप में हम लोग विकसित हो रहे हैं। पहले जहाँ हम लोग अपने क्षेत्र का न्यूज़ देखना पसंद करते थे, अब हम लोग क्या करते हैं, अमेरिका में, किसी और देश में कौन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रहा है, उसको भी अब हम रुचि ले रहे हैं। क्यों? इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों को जो है एक साथ सभी का दिमाग जो है विकसित हो रहा है लोगों का। अब जो है जियो पॉलिटिक्स में दिमाग बढ़ रहा है। इसके कारण जीवन संचार माध्यम से सरल हो गया है। घर बैठे ही हम रेल, वायुयान, सिनेमा इत्यादि का टिकट आरक्षित कर सकते हैं, यानी बुक कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। ये सभी चीजें आसान हो गया है संचार के माध्यम से। ठीक है, तो ये अध्याय 7 यहीं पे समाप्त होता है। जो लोग नए हैं इस चैनल पर और जिसे ने इस वीडियो को लाइन बाय लाइन देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर सजेस्ट करें। फिर से आप सभी से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।